सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है रिलेशंस। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में रिलेशंस का मतलब क्या होता है। जैसे रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं, माँ बेटे का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में किसी रिलेशन की बात करते हैं तो उस रिलेशन से हमारा क्या मतलब होता है, आज हम उस चीज को प्रॉपर पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं हम उन सभी की मीनिंग्स को देखने वाले हैं और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिलेशन की डेफिनेशन बताने से पहले हमने दो सेट लिए हैं, एक हमारे पास सेट P है और एक सेट हमारे पास Q है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी रिलेशन की बात आती है तो वहां पर हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आती है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले हम ये बात करते हैं कि P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन P और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो P में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और Q में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। तो टोटल हमारे पास P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, P क्रॉस Q में हमारे पास टोटल 15 एलिमेंट हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि P क्रॉस Q होगा क्या, तो अगर हम यहाँ पर P क्रॉस Q को लिखना चाहते हैं तो P क्रॉस Q को लिखने का तरीका क्या है। तो अगर मैं P क्रॉस Q को यहाँ पर लिखता हूं तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, P के एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे और उसका Q के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम अगर स्मॉल a फिक्स करते हैं तो पहले स्मॉल a का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, अली के साथ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट दिए गए हैं कुछ और यहाँ पर नेम दिए गए हैं। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद इस a का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, इस a का ऑर्डर पेयर बनेगा भानु के साथ में। ठीक है, इसके बाद A का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, तो इसके बाद जो A का ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास बनेगा चंद्रा के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल 15 ऑर्डर पेयर को लिख लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि 15 ऑर्डर पेयर को अगर मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल 3 ऑर्डर पेयर लिख के आगे डॉट डॉट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक P क्रॉस Q सेट आ जाएगा और हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास टोटल 15 एलिमेंट हैं। अब P क्रॉस Q एक सबसेट है, एक सेट है। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस सेट P क्रॉस Q पे कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, इस P क्रॉस Q के कुछ एलिमेंट्स उस रेस्ट्रिक्शन के तहत हमें अलग से मिल जाए। अच्छा, जब हम इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इतना पक्का है कि या तो उसमें सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे या वही एलिमेंट आएंगे जो कि उस रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहां पर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो यहाँ के वही ऑर्डर पेयर वहां पर जाएंगे जो कि उस रेस्ट्रिक्शन को या उस प्रतिबंध को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वो उसमें जाएंगे और जो फॉलो नहीं करेंगे उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक सबसेट मिल जाएगा P क्रॉस Q का। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे P क्रॉस Q का यह ऑर्डर पेयर है या P क्रॉस Q में कोई भी ऑर्डर पेयर है, तो हम क्या करेंगे कि x और y के बीच में एक रिलेशन लाएंगे। इसी से आया है रिलेशन टर्म्स। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम x और y के बीच में एक रिलेशन लाएंगे। हम कहेंगे कि x और y इस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से। अब जो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को फॉलो करेंगे वो उसमें जाएंगे और जो फॉलो नहीं करेंगे उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें P क्रॉस Q का एक सबसेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं एक रिलेशन आपसे कहूं कि हमारे पास R कोई सेट है, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इसमें मैं कह रहा हूं कि ऐसे x, y आ रहे हैं इस P क्रॉस Q से सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास फर्स्ट लेटर है। किसका फर्स्ट लेटर है, ऑफ नेम y। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस R में ऐसे x, y आ रहे हैं जहां पर x जो है, अब इतना पक्का है कि x एक अल्फाबेट होगा और y क्या होगा, y एक नेम होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसे x, y आ रहे हैं जिनके लिए x जो है वह उस नेम y का क्या है, फर्स्ट लेटर है। तो अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन के तहत R में आएंगे।
अब अगर मैं कहूं कि ए किसके साथ रिलेट होगा, मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक्स वाई के साथ तभी रिलेटेड है जब एक्स क्या है, नेम वाई का फर्स्ट लेटर है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या ए और भानु इसमें आएंगे, तो ए और भानु कब आएंगे, जब ए भानु जो नेम है इसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए था, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर यहां पर बी है, यानी कि जो ए कामा भानु है वो यहां पर नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूं कि क्या ए कामा चंद्रा आएगा, तो ए कामा चंद्रा भी नहीं आएगा, क्योंकि जो चंद्रा नेम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, लेकिन हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या हो, ए हो, तो ए कामा चंद्रा भी यहां पर नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से क्या ए और ए कामा दिव्या यहां पे आएगा, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जो दिव्या का फर्स्ट लेटर है वो डी है, और हमें कौन सा नेम चाहिए, हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, जिसका फर्स्ट लेटर हमारे पास ए हो, तो कौन सा आएगा, तो मैं आपसे कहूं कि क्या ए कामा अली आएगा, तो ए कामा अली यहां पर आ जाएगा, क्योंकि अली का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए है, और हमें कौन सा नेम चाहिए, हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, ए हो, यानी कि जो ए और अली हैं वो इस रिलेशन के तहत क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेट होंगे, और अगर एक दूसरे से रिलेट हैं इस रिलेशन के तहत, तो ए कामा अली क्या आएंगे, इस रिलेशन आर में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि जो बी है यह किससे रिलेटेड होगा, तो क्या बी अली से रिलेटेड होगा, बी अली से रिलेटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि अली का जो फर्स्ट लेटर है ए है, और हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, बी हो। तो मैं आपसे कहूं कि क्या ए भानु से रिलेटेड होगा, तो ए भानु से रिलेटेड होगा, क्यों सॉरी ए भानु से रिलेटेड नहीं होगा, बी भानु से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो बी भानु नेम है इसका जो फर्स्ट लेटर हमारे पास है बी है, और हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, तो जो बी है ये बी किसके साथ रिलेटेड है, ये बी हमारे पास भानु के साथ रिलेटेड है। इसके बाद बी मैं कहूंगी क्या और किसी से रिलेटेड हो सकता है, तो जो बी है यह बिनवाई के साथ भी रिलेट हो सकता है, क्योंकि बिनवाई का भी फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, तो जो बी है ये किसके साथ रिलेटेड है, ये हमारे पास बिनवाई के साथ भी रिलेटेड है। अब मैं आपसे, अब चूंकि बी को हमने देख लिया कि किसके साथ रिलेट हो सकता था, तो अब क्या करेंगे, यहां से फिर एक नया एलिमेंट चूज करेंगे, हमने सी को ले लिया। अब मैं आपसे कहूं कि सी किसके साथ रिलेटेड होगा इस रिलेशन के तहत, तो सी किसके साथ रिलेटेड होगा, तो आपको पता है कि सी हमें ऐसा नेम चाहिए जिसका जो फर्स्ट लेटर हो वो सी हो, तो चंद्रा में ही जो फर्स्ट लेटर है सी है, यानी कि जो सी होगा वो किसके साथ रिलेटेड होगा, वो हमारे पास चंद्रा के साथ रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से ये क्या मिल गया, ये हमारे पास इस पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट मिल गया। तो यही जो पी क्रॉस क्यू का सबसेट है जो कि इस रिलेशन आर की कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है, यही क्या होगा, यही हमारे पास एक रिलेशन होगा इस सेट पी क्रॉस क्यू पर। तो ये हमारा मीनिंग होता है किसी भी रिलेशन का मैथमेटिकल रूप में। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि जब भी जैसे दो सेट दिए गए ए और बी, और रिलेशन के लिए कोई रूल आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस रिलेशन को फाइंड करो, तो रिलेशन को फाइंड करने का मतलब है उस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो एक तो ए कामा अली आ रहा है, बी कामा भानु आ रहा है, बी कामा बिनवाई आ रहा है, सी कामा चंद्रा आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। अब देखेंगे कि उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो कि दिए गए रिलेशन के रूल को फॉलो करते हैं। जो जो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के रूल को फॉलो करेंगे वो उस रिलेशन में आर में आएंगे, और जो जो उस रिलेशन आर के रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो उस रिलेशन आर में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दो सेट दिए गए हैं और कोई रिलेशन दिया गया है या कोई रूल दिया गया है, भाई रिलेशन क्या है, रिलेशन एक प्रकार का रूल ही तो है भाई। हम यहां से देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्डर पेयर जो कि उस रूल को फॉलो करेंगे वो उस रिलेशन आर में आएंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे वो उस रिलेशन आर में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिलेशन आर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी हम लोग अब बात करेंगे। यहां से मेरा मोटिव यह था कि पहले आपको एक टेस्ट दिया जाए कि आखिर रिलेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम रिलेशन के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम रिलेशन के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है रिलेशन की। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कहने का मतलब है कि जो एक रिलेशन होता है किसी सेट ए से किसी सेट बी पर, ठीक है, तो क्या होता है
किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पर, वो क्या होता है, वह एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, वह एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। जैसे यहां पर हमने पी और क्यू दो सेट लिए थे, तो रिलेशन आर किसका सबसेट निकल के आया था, रिलेशन जो आर था वो हमारे पास पी क्रॉस क्यू का सबसेट निकल के आया था। तो ये कह रहा है कि कोई भी रिलेशन जो होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पर, वो क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। अच्छा, इसने एक वर्ड यूज किया है कि जो रिलेशन होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पर, तो नॉन एम्प्टी क्यों बोला गया, नॉन एम्प्टी सेट इसलिए बोला गया कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं और इसमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाता है, या तो ए एम्प्टी हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास बी एम्प्टी हो जाए, तो उस केस में जो ए क्रॉस बी होता है, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाता है। तो जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ही एम्प्टी सेट हो गया तो फिर उसके सबसेट की हम बात ही नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है भाई। अब हम कोई रूल देंगे, फिर हमें देखना होगा कि इस ए क्रॉस बी के कौन कौन से एलिमेंट है जो उस रूल को फॉलो करते हैं। तो जब यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा है कि जब भी रिलेशन की बात करेंगे दो सेट ए और बी पर, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फिर अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो सिंपली ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन उठ सकता है कि ए क्रॉस बी के तो सर बहुत सारे सेट हो, मतलब बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो मैं कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 4 × 3 यानी कि 12 एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 12 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके पास टोटल 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका हर एक सबसेट जो होगा वह किसी ना किसी रिलेशन के करेस्पॉन्डिंग सबसेट बन ही जाएगा। अब ऐसा हो सकता है भाई, उसमें से कुछ सबसेट हो सकते हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग आप रिलेशन फाइंड कर लें कि हाँ इस रिलेशन के तहत ये वाला सबसेट निकल के आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी सबसेट हो सकते हैं कि उनके करेस्पॉन्डिंग आप रिलेशन ना फाइंड कर पाए। भाई एग्जिस्ट जरूर करेगा उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रिलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसेट मतलब किसी रिलेशन के करेस्पॉन्डिंग सबसेट नहीं बनेगा, वो बनेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है भैया आपको ना मिल रहा हो रिलेशन, लेकिन वो बनेगा जरूर किसी ना किसी रिलेशन के तहत वाला सबसेट, ठीक है। तो जो रिलेशन है कुछ नहीं बल्कि ए से बी पे अगर कोई रिलेशन होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, ठीक है, ये कहा गया डेफिनेशन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग। अच्छा, अब सबसेट होगा तो भैया बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, तो कौन सा सबसेट होगा, कैसे उसको हम डिराइव करेंगे, तो इसके लिए इसने बताया कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें उस रिलेशन को डिराइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सबसेट जैसे ए क्रॉस बी अगर हम ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर पक्का है कि ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, भाई कुछ ए कामा बी टाइप के ही तो एलिमेंट आएंगे इस ए क्रॉस बी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, अब इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी। तो अब क्या करेंगे, ए और बी ये जो फर्स्ट एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में हम वो रिलेशन लगा के देखेंगे। अगर वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जो ऑर्डर पेयर होगा वह उस रिलेशन आर में आएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं उस रिलेशन आर को तो जो ऑर्डर पेयर होगा वह उस रिलेशन आर में नहीं आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर सबसेट को या उस पार्टिकुलर रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है किसी भी रिलेशन आर की पार्टिकुलर डेफिनेशन। अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें यूज किए जाते हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना पूरा 100% दूं, ठीक है। तो जैसे अब इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म है वो हमारे पास यूज किया गया है डोमेन। डोमेन की किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है,
ठीक है, ये सब चीजें जैसे डोमेन है, इसके बाद हम देखेंगे रेंज क्या होता है, फिर कोडोमेन क्या होता है। ये सब चीजें बहुत ही काम आने वाली हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में भी कब काम आएंगी, जब हम इसके आगे जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वहां पर हमसे पूछा जाता है, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, कहेगा इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका कोडोमेन क्या है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का, तो डोमेन के लिए डेफिनेशन क्या बताई इन्होंने डोमेन के लिए डेफिनेशन बताई कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास रिलेशन दिया गया है ए से बी में, ए से बी में रिलेशन है, तो पक्का है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसमें कुछ ऑर्डर पेयर ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो कह रहा है कि जो उस मतलब आर में क्या होगा, आर में ए बी टाइप के कुछ एलिमेंट आएंगे। तो रिलेशन में पहले तो हम रिलेशन के एलिमेंट निकाल लेंगे। अब उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे, तो उन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, एक सेट के रूप में लिख देंगे। तो जो हमें सेट मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उस रिलेशन आर का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ये इस फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उनको क्या करेंगे, एक सेट के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारे पास उस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। जैसे मैं इस केस में कहूं कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है आपके पास, तो क्या कहोगे, अगर मैं कहूं कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, ठीक है, तो पहली बात तो रिलेशन हमारे पास है दिया गया है। अब मैंने कहा कि रिलेशन के अंदर कुछ ऑर्डर पेयर होंगे, उनके जो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म्स हैं, जैसे इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पोजीशन पे टर्म्स कौन सा है, ए है, तो क्या करेंगे, ए को लिख देंगे। इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा टर्म है, बी है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। यहां पर भी इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे बी है, तो बी को हम लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है, सी है। अब तो कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो हमने क्या किया कि जो रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर थे उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाया। तो यही जो सेट निकल के आता है यही क्या होता है, यही उस रिलेशन आर का डोमेन हो जाता है। अब हो सकता है कि इस सेट के सभी एलिमेंट आ जाएं, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट कम आ जाएं। बस आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ऑर्डर पेयर देखने हैं, फर्स्ट पोजीशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं उनसे एक सेट बना लेना है, वही क्या हो जाएगा, वही हमारे पास उस रिलेशन आर का डोमेन हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेंज, कि किसी भी रिलेशन का रेंज क्या होता है। तो रेंज की डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई कि the set of all second elements in a relation R from a set A to set B is called the range of the relation R। मतलब क्या है कि अगर A से B में फिर वही कोई रिलेशन है, तो A से B में अगर कोई रिलेशन है तो पक्का है कि A क्रॉस B का सबसेट होगा। भाई जो रिलेशन R होगा ये क्या होगा, ये A क्रॉस B का ही तो सबसेट होगा। अब एक R में स्मॉल a का स्मॉल b टाइप के ऑर्डर पेयर ही तो आएंगे। तो कह रहा है कि रेंज के लिए क्या करना है, डोमेन के लिए हमने क्या कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को लिया था, रेंज के लिए क्या करना है कि सेकंड एलिमेंट को लेना है, मतलब इस स्मॉल बी को लेना है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हर एक ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे, हम एक सेट में लिख लेंगे, तो वही जो सेट निकल के आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हमारे पास रेंज हो जाएगा। अब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ बहुत टफ है, भाई इसमें क्या टफ है, इसमें तो कुछ नहीं टफ है। ठीक है, तो जैसा मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन आर के लिए हमारे पास रेंज क्या होगा, तो अब क्या बताएंगे, इस रिलेशन आर के लिए रेंज क्या होगा, तो ऑर्डर पेयर देखना है, फिर उसका सेकंड एलिमेंट। तो इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, अली है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम अली लिख देंगे। इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, भानु है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम भानु लिख देंगे। इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, बिनॉय है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर बिनॉय लिख देंगे। ठीक है, फिर इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, चंद्रा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर चंद्रा लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारे पास इस रिलेशन आर का रेंज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अब डोमेन फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन का और रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन आता है कि किसी भी रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन कुछ नहीं है, अगर कोई रिलेशन ए से बी में दिया गया है तो पक्का है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो यही जो बाद वाला सेट होता है, तो जैसे यहां पर बाद में सेट कौन सा है, बी, सेकंड सेट क्या है, बी, तो यही जो पूरा का पूरा सेट होता है यही क्या होता है, यही हमारे पास
कोडोमेन होता है। जैसे मैं कहूं कि इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन आर के लिए कोडोमेन क्या होगा, तो ये रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइंड था, ये रिलेशन पी से क्यू में डिफाइंड था, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन पूरा का पूरा सेट क्यू हो जाएगा। तो अब यहां से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि भाई रेंज में या तो इसके सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहां पर क्या था, यहां पर इसके सभी के सभी एलिमेंट आ रहे थे, या फिर अभी जैसे रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता कि सी का चंद्रा नहीं आता इस रिलेशन में, तो फिर रेंज में कौन कौन से एलिमेंट होते, अली होता, भानु होता, बिनॉय होता, ठीक है। तो उस केस में चंद्रा, अच्छा यहां पर भी देख लीजिए, जो रेंज है क्या ये इस क्यू के इक्वल है, क्योंकि इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर दिव्या है और यहां पर दिव्या नहीं है। तो एक चीज यहां से स्पष्ट है कि रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में है, यानी कि यहां से एक ये स्पष्ट है कि जो रेंज होगा, ठीक है, किसी भी रिलेशन का जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कोडोमेन का क्या हो जाएगा, वो कोडोमेन का एक सबसेट हो जाएगा। भाई रेंज में या तो इस क्यू के सभी के, क्योंकि क्यू सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है भाई, क्यू कहां पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और जब हम रेंज लिखते हैं तो जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं रेंज में। तो रेंज में या तो इसके सभी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे या तो कुछ एलिमेंट कम आएंगे, यानी कि जो रेंज होता है ये क्या होता है, हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होता है। तो ये तीन बातें हैं। डोमेन क्या होता है, रिलेशन आर दिया गया है, उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उनसे एक सेट बनाएंगे, जो सेट बनेगा वही डोमेन होगा। रेंज क्या होता है, जो रिलेशन आर है उसके जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट हैं, ठीक है, उससे एक सेट बनाएंगे तो हमारे पास रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है तो जो बी सेट होता है पूरा का पूरा वो हमारे पास क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वहां से हमें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इन सभी टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। तो चलिए हम वन बाय वन एग्जाम्पल को करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास एक सेट दिया गया है, ठीक है, एक सेट हमारे पास ए दिया गया है और ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये ए में एलिमेंट दिए गए हैं। फिर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब देखो, अब तक हमने देखा था कि P से Q में रिलेशन था या A से B की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर दो डिफरेंट सेट थे। यहां पर एक रिलेशन A पे ही डिफाइंड किया गया है, तो अगर सेम सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया, इसका मतलब वो रिलेशन क्या होगा, वो हमारे पास A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन R के लिए कुछ रूल दिया गया होगा, तो रूल क्या दिया गया है, तो रूल दिया गया है कि इस रिलेशन R में ऐसे x, y आ रहे हैं जिनके लिए जो y है ये हमारे पास x+1 के इक्वल है, ठीक है। y क्या है, y हमारे पास x+1 के इक्वल है। तो पहले कह रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम और राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R, ठीक है। तो हमें वन बाय वन मतलब करेंगे हर एक को। इतना पक्का है कि A क्रॉस A का सबसेट होगा। अच्छा, A क्रॉस A में अगर मैं कहूं कि कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, यानी कि 6 × 6, यानी कि टोटल 36 एलिमेंट होंगे A क्रॉस A में, ठीक है। और जो रिलेशन है R है यह इसी A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर 36 एलिमेंट को तो नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई लिखने को तो मैं लिख दूं लेकिन बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है, आप भी मत लिखिएगा, ऐसे देखिएगा कि कौन एलिमेंट किसके साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं R की बात करता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को फिक्स करेंगे और देखेंगे कि ये किसके किसके साथ रिलेट हो रहा है। तो मैंने पहले देखा कि क्या 1 हर, और ये भी ध्यान रखेंगे कि हर एक एलिमेंट को खुद के साथ चेक करेंगे। जनरली क्या होता है कि हम 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ चेक कर लेते हैं, लेकिन खुद के साथ भूल जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसा दे देता है कि उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो पहले मैं कहूं कि क्या 1 के साथ रिलेट हो रहा है, यानी कि क्या 1, 1 इस रिलेशन, रिलेट होने का मतलब क्या है कि क्या 1, 1 इस रिलेशन R में आ रहा है।
तो 1 कामा 1 रिलेशन आर में कब आएगा? अब x कामा वाई अगर मैं इसको मानूं तो यहाँ पर x क्या है 1 है और y क्या है 1 है। अब इस रिलेशन आर में आने के लिए कंडीशन क्या है कि जो y होना चाहिए ये x प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 1 के, तो यहाँ से 1 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। लेकिन क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि 1 और 2 के इक्वल होते हो? ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो 1 होगा ये इस रिलेशन R से बिलोंग नहीं करेगा, यानी जो 1 है वह 1 के साथ इस रिलेशन R के तहत रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया। अब देखिए क्या 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो हम 1 2, अब देखिए अगर हम इसको x कामा y से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2। अब रिलेशन R में आने के लिए क्या होना चाहिए, y जो है ये बराबर होना चाहिए x प्लस 1 के, y की वैल्यू 2 है तो 2 बराबर होना चाहिए 1 प्लस 1 के, यानी कि जो 2 है ये 2 के बराबर होना चाहिए, और ऐसा तो होता है। यानी कि जो 1 कामा 2 है ये इस रिलेशन R से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो एक एलिमेंट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि क्या 1 कामा 3 भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन R से, तो आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए। 1 कामा 3 कब बिलोंग करेगा भाई, x कामा y, तो 3 इक्वल होना चाहिए x प्लस 1 के, यानी कि 3 इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 1 के, यानी कि 3 और 2 इक्वल होने चाहिए। तो क्या 3 और 2 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, यानी कि 1 कामा 3 भी इस रिलेशन R से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से अब आप लोग 1 बाई 1 चेक करेंगे। जब हम 1 कामा 4, 1 कामा 5 और 1 कामा 6 को चेक करेंगे तो ये इस रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं बिलोंग करेंगे? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हमने 1 को हर एक के साथ चेक कर लिया। अब 2 को उठाएंगे तो पहले देखेंगे क्या 2 1 के साथ रिलेटेड है। तो अगर 2 हमारे पास 1 के साथ रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, 1 बराबर होना चाहिए 2 प्लस 1 के। भाई y क्या है, यहाँ पर 1 है, ये बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 यहाँ से 3 के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। यानी कि जो 2 कामा 1 है यह इस रिलेशन R से बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या 2 कामा 2 बिलोंग करेगा, तो 2 कामा 2 भी बिलोंग नहीं करेगा। आप लोग चेक करेंगे। लेकिन जब हम 2 कामा 3 को चेक करेंगे तो 2 कामा 3 इस रिलेशन R से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगा, 3 इक्वल होगा 2 प्लस 1 के। फिर हम चेक करेंगे 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, तो कोई भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद जब 3 को उठाएंगे और 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ ऐसे पेयर लेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो 3 है वो 4 के साथ रिलेटेड है। इसके बाद जब हम 4 को उठाएंगे तो ये पाएंगे कि जो 4 है वो 5 के साथ रिलेटेड है। इसके बाद जब हम 5 को उठाएंगे तो देखेंगे कि जो 5 है ये हमारे पास क्या है, 6 के साथ रिलेटेड है। और जब 6 को उठाएंगे तो ये पाएंगे कि 6 जो है वह किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। यानी कि इस रिलेशन R में कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5 और 5 कामा 6। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस रिलेशन R के हर एक एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें मैं आपसे कहूं कि डोमेन क्या होगा इस रिलेशन R का। तो डोमेन के लिए क्या करना है कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है उनको लिख देना है। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 3, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 4 और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 5। अब देखिए ए में 6 एलिमेंट है लेकिन डोमेन में कितने 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए क्या करते हैं कि जो ऑर्डर पेयर है उनके जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 5 है और इसके बाद 6 है, तो हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। मैं आपसे कहूँ कोडोमेन क्या है। तो चूंकि इस रिलेशन में क्या है कि ये ए क्रॉस ए से डिफाइंड, चूंकि ये रिलेशन केवल एक सेट ए पर डिफाइंड है, यानी कि जो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का होगा। तो इस केस में पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो कोडोमेन के लिए हमें दूसरा सेट लेते हैं। तो इस केस में कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हमारे पास इस सेट ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये रिलेशन R फाइंड किया, उसका रेंज फाइंड किया, उसका डोमेन फाइंड किया और उसका कोडोमेन फाइंड किया। ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है, देखो रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम उसको एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करें, अभी हम देखेंगे कि एरो डायग्राम क्या होता है। या तो हम उसको रोस्टर फॉर्म, भाई रिलेशन क्या है, एक प्रकार का सेट ही तो है, और सेट को लिखने के कितने 2 तरीके थे, या तो रोस्टर फॉर्म था या फिर सेट बिल्डर फॉर्म था। तो या तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, या फिर क्या करें ग्राफिकल नोटेशन, जिसे क्या कहते हैं
एरो डायग्राम, उसके द्वारा हम इसको लिखें। तो एरो डायग्राम के द्वारा कैसे लिखते हैं? तो एरो डायग्राम के द्वारा कुछ ऐसे लिखते हैं, एक यहां पर बना लिए और एक यहां पर बना लिए। अब ये हो गया हमारा पहला सेट, तो पहला चूंकि इसमें ए है और दूसरा भी ए है। अब अगर यहां पर बी होता तो यहां पर बी लिखते। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर चूंकि दोनों सेम है तो ए के ही एलिमेंट लिखेंगे, अगर डिफरेंट होते तो यहां पर हम बी के एलिमेंट लिखते। तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। अब देखेंगे कि 1 किसके साथ रिलेटेड है, तो 1 2 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 1 का एरो 2 के साथ जाएगा। 2 3 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 2 का एरो 3 के साथ। 3 4 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 3 का एरो 4 के साथ। 4 5 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 4 का एरो 5 के साथ। और 5 6 के साथ रिलेटेड है, यानी कि 5 का एरो किसके साथ जाएगा? 6 के साथ जाएगा। तो ये जो होता है इसे कहते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के द्वारा हम किसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 में हमने सारी चीजें सीख ली कि डोमेन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे आपका बस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने मुझे जो रिलेशन है, ठीक है, सो फिगर, उसको मुझे एरो डायग्राम के द्वारा उसने शो कर दिया है। फिर क्या कह रहा है कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए इसने जो हमारे पास एरो डायग्राम दिया है, क्या दिया है, ये सेट P है, ये Q है। P में एलिमेंट है हमारे पास 9, फिर क्या है 4 और फिर क्या है 25। यहां पर हमारे पास क्या है 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसके बाद -2 है, -3 है और इसके बाद -5 है। अब इसने क्या किया है, इसने रिलेट किया है 9 को किसके किसके साथ रिलेट किया है, +3 के साथ और -3 के साथ। ठीक है, 4 को किसके किसके साथ रिलेटेड किया है, -2 के साथ और +2 के साथ। 25 को किसके के साथ, -5 के साथ और 5 के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले हम इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको जब सेट पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे किसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अब इसको देख के, भाई सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना होता है ना, तो हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कौन सा आ रहा है। मतलब अगर कोई सेट दिया गया है तो उसके एलिमेंट्स को देख के पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि आखिर यहाँ पर कौन सा रिलेशन आ रहा है, कैसे एलिमेंट्स को एक ऑर्डर पेयर में फिट किया जा रहा है। तो देखिए आप इसको जैसे ही देखेंगे इस रिलेशन आर को, आपको तुरंत यहाँ पर यकीन होगा कि 9 3 और -3 के साथ रिलेटेड है। अगर मैं 3 और -3 का स्क्वायर करते हैं तो दोनों क्या आता है, 9 आता है। जो 4 है ये 2 और -2 के साथ रिलेटेड है, अगर 2 और -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 25 जो है 5 और -5 के साथ रिलेटेड है, अगर मैं 5 और -5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 आता है। यानी कि इसको यहां से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि इस रिलेशन आर में ऐसे x, y आ रहे हैं सच दैट x इज अ स्क्वायर। ठीक है, x क्या है, स्क्वायर है किसका, ऑफ y। ठीक है, जहां पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि x y कहां से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो x है ये बिलोंग कर रहा है P से और जो y है ये बिलोंग कर रहा है Q से। तो ये जो नोटेशन है सेट का, ठीक है, ये नोटेशन कैसा है, ये हमारे पास क्या है, नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म है। या इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे इसमें x, y आ रहे हैं सच दैट x इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है P से एंड y बिलोंग कर रहा है Q से। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे x, y हैं सच दैट y इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x। भाई या तो कहें कि x इज अ स्क्वायर ऑफ y है, या हम कहें कि y इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x है।
तो वही वो भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों नोटेशन होंगे किस तरीके के नोटेशन होंगे, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन होंगे। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, बल्कि एलिमेंट्स किस रूल को फॉलो कर रहे हैं उस रूल को वहां पर हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम स्पेशली जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही मेंशन कर देते हैं। तो 9 के साथ रिलेटेड है 3 और -3 के साथ, यानी कि एक ऑर्डर पेयर आएगा 9 3 और एक आएगा 9 -3। फिर 4 2 और -2 के साथ रिलेटेड है, तो एक आएगा 4, 2 और एक आएगा 4, -2। इसके बाद 25 5 और -5 के साथ रिलेटेड है, तो 25 का 5 के साथ आएगा और 25 का -5 के साथ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका बाद ये कह रहा है कि इसका डोमेन क्या है इस रिलेशन का। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर क्या है 9 है, अब यहाँ भी 9 है तो उसको लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है 4 है और फिर क्या है 25 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका डोमेन हो जाएगा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, तो रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास 3, इसके बाद -3, इसके बाद 2, इसके बाद -2 और इसके बाद 5 और इसके बाद -5। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस रिलेशन आर का रेंज है। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन आर का रेंज और डोमेन फाइंड कर लिया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि जैसे अगर कोई सेट दिए गए हैं ए और बी में से ए से बी पर कोई रिलेशन दिया गया है, या हमसे पूछ रहा है कि 2 सेट दिए गए हैं, हमसे पूछ रहा है 2 सेट ए और बी दिए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ ए से बी पर कितने होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं कि आखिर कैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें है कि जैसे अगर हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। एक सेट ए की जो कार्डिनलिटी है ये हमारे पास क्या है, पी है, और जो सेट बी है इसकी जो कार्डिनलिटी है हमारे पास क्या है, क्यू है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो पहले हम ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी निकाल लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी कि पी इनटू क्यू। अब देखिए, अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी जो रिलेशन होगा वो इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट किसी ना किसी रिलेशन के करेस्पॉन्डिंग भी होगा। ऐसा हो सकता है कि हम वो रिलेशन ना फाइंड कर पा रहे हो, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करेगा कोई ना कोई रिलेशन। यानी कि यहां से ये क्लियर है कि इस ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि हर एक रिलेशन किसी ना किसी सबसेट के करेस्पॉन्डिंग होगा, हर एक सबसेट किसी ना किसी रिलेशन के करेस्पॉन्डिंग होगा। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट में अगर के एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर के सबसेट्स होते हैं। तो यहां पर इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी इनटू क्यू, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, पी 2 की पावर पी इनटू क्यू हो जाएंगे। यानी कि ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर पी इनटू क्यू के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी 2 सेट दिए गए हैं तो आप बता सकते हैं कि उस पर टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल उसको कर लेते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं 1, 2 और एक सेट बी है। ठीक है, इसमें दिया गया है एक 3 दिया गया है और एक 4 दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है ए से बी पर टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं।
तो ए में एलिमेंट 2, बी में एलिमेंट 2, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे 4। तो ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि ए से बी पर टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे, ए से बी पर टोटल हमारे पास 16 नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद एक रिमार्क है कि जैसे अगर दो डिफरेंट सेट पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, अगर ए से बी पर, तो हम कहते हैं कि रिलेशन ए से बी पर है। लेकिन जब केवल एक ही सेट पर डिफाइन करते हैं तो या तो वहां पर कहें कि रिलेशन ए से ए में है, लेकिन उसको हम ए से ए नहीं कहते, हम सिंपली कह देते हैं कि रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है। मतलब वो अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, ए से ए पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 2.2 के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाली जितनी भी मतलब टर्म्स थे, जितनी भी डेफिनेशंस थी, उनको मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्दर अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश ही नहीं, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा अपने किसी ना किसी वीडियो में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर आने का है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, आपको अच्छे से अच्छी चीजें बताई जाएं। ठीक है, तो फिर अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई कुछ अच्छी वीडियोस ला पा रहा हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट ला पा रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।